क्या आपको भी लगता है हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या फैक्ट्स हैं और क्या मैथ्स है रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट साइड इफ़ेक्ट्स। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा कंसर्न करती है लोगों को, वो है स्कारिंग यानी निशान। तो कितनी स्कारिंग होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? तो दोस्तों हमें पता है कि FUT जो प्रोसीजर होता है उसमें पूरी पीछे से स्ट्रिप ऑफ स्किन निकाली जाती है और एक लंबी लाइन आती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्कार, जिसको हमें लंबे बाल रख के कवर करना पड़ता है। अगेन टेक्निक ऑफ सर्जरी आपकी अपनी स्किन क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि स्कार मोटा आएगा या पतला। सेकंड टाइप का जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ FUE, उसमें एक एक करके पंच से बाल निकाले जाते हैं पीछे वाले एरिया से, इसीलिए राउंड वाइट स्कार्स आते हैं। जो टेक्निक हम करते हैं विच इज़ बायो IPT प्रोसीजर, इसमें हम अल्ट्रा फाइन पंचेस यूज़ कर रहे हैं जो कि हम डायरेक्टली कोल इंस्ट्रूमेंट्स USA से मंगवाते हैं, तो इसीलिए आपकी जो स्कारिंग होती है वो बहुत मिनिमल होती है पीछे। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है, चाहे आप टेक्निक कोई सी भी चूज़ करें, स्कारिंग डेफिनेटली होगी। हाउएवर टेक्निक पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक चूज़ करते हैं कि आपकी स्कारिंग कितनी होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। सेकंड साइड इफ़ेक्ट जो कंसर्न करता है लोगों को या जिसकी चिंता होती है लोगों को, वो ये है कि क्या हमारे ट्रांसप्लांटेड बाल नेचुरल लगेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सामने से जो लोग हमें देख रहे हैं वो पता लगा पाएंगे कि ये बाल ट्रांसप्लांटेड हैं, या कुछ खड़े खड़े से बाल दिखेंगे या अच्छे नहीं दिखेंगे, या जैसे नेचुरल हेयर होते हैं वैसे नहीं दिखेंगे। तो अगेन दोस्तों इसमें भी टेक्निक का काम आ जाता है। एंगल और डायरेक्शन, जिस एंगल और डायरेक्शन में आपके बाल इम्प्लांट किए गए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कितना नेचुरल आता है। हेयर लाइन डिज़ाइनिंग आपकी किस तरह से करी गई है, क्या आपके फ्रंट में सिंगल फॉलिकल्स ही डाले गए हैं। अगेन डायरेक्शन हमारे बाल का डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्कैल्प में डिफरेंट होता है। जो तरीका हम कर रहे हैं चंद्रा क्लिनिक में, जो कि इम्प्लांटर पेन टेक्निक से हम करते हैं, उसमें हम एंगल और डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए नेचुरल अपीयरेंस आता है आपका। तो अननेचुरल अपीयरेंस अगेन डिपेंड करता है टेक्निक पे। अगर आपका एंगल और डायरेक्शन या डालने का तरीका गलत रहा है तो जी आपके बाल थोड़े से अननेचुरल लग सकते हैं, मगर अगेन बायो IPT टेक्निक से उस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा होता है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पीछे वाला एरिया जो है वो काफ़ी थिन हो जाता है, बाल वहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि ट्रांसप्लांट से पहले आपके जो सर्जन है वो प्रॉपरली आपका डोनर एरिया असेस करे, एक ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस हो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन डोनर कैपेसिटी, यानी कि आपका डोनर एरिया कितने बाल दे सकता है उसी की बेसिस पे एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। ओवर एक्सट्रैक्शन अगर होता है तो डोनर डिप्लीशन यानी कि डोनर के खाली होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं और पीछे वाला एरिया ऑलमोस्ट खाली खाली या थिनिंग दिखता है उसमें। मगर अगर हम प्रॉपरली प्लान करते हैं, प्रॉपरली आपका पहले डोनर एरिया असेस करके एक सेट नंबर ऑफ हेयर जो कि सेफ है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अगर हम सिर्फ उतने बाल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डोनर डिप्लीशन यानी कि डोनर का खाली होने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स में जो कि कहीं और से ट्रांसप्लांट करा के आए हैं उनमें हमने देखा है कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में जो स्किन होती है वो बिल्कुल स्मूथ हीलिंग उसकी नहीं होती, छोटे छोटे से वाइट स्किन कलर के दाने होते हैं, यानी कि अनइवन स्किन हीलिंग होती है, कहीं पे गड्ढा और कहीं पे थोड़ा सा रेज। तो अगेन दोस्तों ये किस तरह से आपके बाल डाले गए हैं, इम्प्लांट किस तरह से हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जो हम इम्प्लांटर पेन टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी स्किन हीलिंग एकदम स्मूथ होती है, किसी भी तरह का कोई निशान नहीं रहता, कोई गड्ढे नहीं रहते और किसी भी तरह के बम्प्स नहीं आते स्किन में। एक और साइड इफ़ेक्ट जो हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो है इन्फेक्शन, यानी कि पस होना या दाने होना, पिंपल्स होना। तो दोस्तों अगेन ये आपके स्टेरिलाइजेशन पे यानी OT में स्टेरिलाइजेशन कितना है, इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेरिलाइजेशन कितना है, कितने हाइजीन के साथ में आपकी सर्जरी करी गई है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम अपनी क्लिनिक में अटमोस्ट ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि बिल्कुल हाइजीन और स्टेरिलाइजेशन प्रिकॉशंस टू द टी हो, बिल्कुल ठीक से हो। अगर इसमें कुछ भी कमी करी जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कुछ छोटे मोटे पिंपल्स या निशान या दाने या सिस्ट इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इन दैट केस हम एंटीबायोटिक्स दे के उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी घबराने वाली बात नहीं होती, ये मैनेज किया जा सकता है। कुछ लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ एरिया में पेन होता है या खुजली होती है या नमनेस यानी सुनपन होता है या कुछ लोगों को झंझनाहट फील होती है। तो दोस्तों ट्रांसप्लांट के शुरू के 1 या 2 महीने में ऐसा हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारी स्किन हीलिंग हो रही है, अंदर से नए बाल ग्रो हो रहे हैं। अगर आपको पेन होता है या इचिंग होती है तो उसके हिसाब से हम मेडिकेशंस दे सकते हैं और ईजिली इन सब प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कर सकते हैं।
एक और प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस करते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, दैट इज स्वेलिंग, यानी कि उनके माथे पे स्वेलिंग आ सकती है, आईज पे, कभी कभी फेस पे भी स्वेलिंग आ जाती है। अगेन दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। लगभग 20% लोगों में स्वेलिंग आती है जो कि अपने आप सेटल हो जाती है। इस स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टू द साइड फेस को आप मसाज कर सकते हैं और फेस अप करके आप सो सकते हैं। उससे स्वेलिंग आपकी आराम से मैनेज हो जाएगी। एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट हम यूजुअली एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में करते हैं। एंडोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, यानी कि आपका फ्यूचर में भी हेयर लॉस हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमेशा अपने डॉक्टर से हमें डिस्कस करना चाहिए कि फ्यूचर में होने वाला हेयर लॉस हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, और प्रॉपरली डॉक्टर से टच में रहना चाहिए ताकि हमारी जो मेडिसिन हैं या जो ट्रीटमेंट्स हैं टू कंट्रोल फर्दर हेयर लॉस, उसको हम रेगुलरली करते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस।